हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। हम लोग ने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 मत देखना, आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर पहले 3 लेक्चर्स देख लिए हैं तो ये काफी सिंपल लगेगा। चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। मैंने आपको फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? Every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. कोई भी फोर्स आपने लगाया, उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स तभी के तभी उस पे लगेगा। ये वाला एग्जांपल ले लो। इसमें कैनन बॉल फायर हो रहा है, तो जब कैनन बॉल ये कार्ड से फायर होता है, कैनन बॉल बहुत ही जोर से निकलता है उसमें से। ये वॉर में यूज होता है। लेकिन जब बॉल जोर से निकलता है तो वो भी पीछे जो कार्ट है जिसके ऊपर वो कैनन बॉल रखा है उसके ऊपर फोर्स लगाता है, इसलिए वो कार्ट भी पीछे आ जाता है। देखो, है ना, वो कार्ट पीछे आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये लड़की बंदूक चला रही है, लेकिन इसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसने बंदूक एकदम आराम से पकड़ी है। अभी बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज आप देखते हो तो उसमें ऐसा लगता है कोई भी बंदूक चला सकता है। अगर कोई भी चला सकता तो पुलिस और आर्मी को इतनी ट्रेनिंग क्यों देते हैं? अभी जब इसने बंदूक पकड़ी है तो उसने बंदूक बहुत ताकत से नहीं पकड़ी है, उसने एकदम आराम से पकड़ी है। तो जैसे ही गोली बंदूक में से निकली, गोली बहुत तेजी से बाहर गई। लेकिन जैसे गोली तेजी से गई, गोली ने भी पीछे बंदूक पे फोर्स लगाया, एंड वो फोर्स हम लोगों में सहन करने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए बंदूक बहुत टाइट पकड़ते हैं, एक पर्टिकुलर तरीका होता है पकड़ने का। अगर आपको वो नहीं आता तो वो फोर्स से आप गिर जाएंगे। ठीक है, इसके लिए टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। अभी ये एग्जाम्पल करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास ये सब सामान नहीं होता, बट देखो अगर आप कर सकते हो। टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल एट इट्स रेयर एंड। एक प्लास्टिक बोट लो, उसमें होल कर लो पीछे। एक बलून लो और बलून में एयर भर दो। फिर जो बलून का ओपन वाला पार्ट है ना, वो होल पे फिट कर दो। तो बलून में से हवा निकलेगी, और जैसे जैसे बलून में से हवा निकलेगी, अगर वो बोट आपने पानी पे रखी है तो बोट वो फोर्स से आगे जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बलून के हवा का जो फोर्स है वो पीछे धक्का मारेगा पानी को, और पानी बोट को आगे धक्का मारेगा। इससे अच्छा मैंने जो दो एग्जाम्पल दिया आपको, वो दो एग्जाम्पल देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई भी एक एक्शन फोर्स लगा है तो वैसा ही इक्वल फोर्स दूसरी बॉडी पे लगेगा। जैसे उसने बंदूक से गोली मारी तो गोली पे फोर्स लगा, गोली वहां से निकली एकदम तेजी से, लेकिन गोली ने भी इक्वल फोर्स वो लड़की पे लगाया, और लड़की एकदम आराम से बंदूक पकड़ी थी उसने, इसलिए वो गिर गई वो फोर्स से। However, in nature, force cannot act alone. Force is a reciprocal action between two objects. मतलब वो आमने सामने एक दूसरे के एक्शन लेते हैं। They are always applied in pairs. जोड़ी में होते हैं। अगर इसने इस पे फोर्स लगाया तो वो भी इक्वल फोर्स सामने वाले पे लगाएगा। The forces between two objects are always equal and opposite. This idea is expressed in Newton's third law of motion. The force applied by the first object is called action force. जिसने शुरू किया उसको बोलते हैं एक्शन, और वो एक्शन के सामने दूसरी बॉडी ने रिएक्शन फोर्स दिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि वो बंदूक में से गोली निकली, गोली तो इतनी तेजी से जाती है कि सामने वाले को मार भी सकती है, तो उतना ही फोर्स वो लड़की पे लगता तो वो लड़की भी बहुत दूर जाके उड़ के गिरनी चाहिए थी। लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लगा भी तो भी जो मास है वो दोनों का अलग है। गोली तो इतनी छोटी सी है, उस पर अगर आपने उतना ज्यादा फोर्स लगाया तो बहुत फास्ट जाएगी, उस पर वो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन वो लड़की गोली से बहुत ज्यादा हैवी है, तो वो उतनी तेजी से पीछे जा ही नहीं सकती, बिकॉज उसको उतनी तेजी से पीछे जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। तो अगर जो फोर्स गोली पे लगा सेम फोर्स लड़की पे लगा, तो दोनों पे उसका इफेक्ट जो है वो सेम नहीं आएगा। गोली बहुत फास्ट जाएगी बिकॉज गोली बहुत छोटी है, उसका मास बहुत कम है। लेकिन ये जो लड़की मैंने वीडियो में बताया जो गिर गई बंदूक के कारण, जो उसके फोर्स था उसके कारण, वो इतनी दूर जाके नहीं गिरी, वो थोड़ी बाजू में गिरी, बिकॉज उतना फोर्स नहीं था कि वो लड़की को भी उतनी दूर फेंक पाए। ठीक है, सेम फोर्स था लेकिन गोली पे ज्यादा इंपैक्ट, लड़की पे कम इंपैक्ट, बिकॉज लड़की का मास ज्यादा है। आया समझ में? अभी यहां पे देख लो, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। दीज फोर्सेज एक्ट इन पेयर्स, हमेशा जोड़ी में आते हैं। एक्शन हुआ तो रिएक्शन होना एकदम तय है। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ।
आप ऐसा सोचो ही मत कि एक फोर्स से काम हो जाएगा। आपने फोर्स लगाया, दूसरा फोर्स सामने लगने ही वाला है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली अभी आपके कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ एकदम अच्छे से समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। जैसे मैंने ऊपर बताया, वो गोली वाला जो फोर्स था, ठीक है, बंदूक ने गोली पे भी फोर्स लगाया और वही बंदूक ने पीछे लड़की जिसने बंदूक पकड़ी थी उस पर भी फोर्स लगाया। बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। देखो, वही फोर्स गोली के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए गोली एकदम फास्ट जाती है, और वो फोर्स लड़की के लिए इतना ज्यादा नहीं है, वो एकदम फास्ट जाके गिरती नहीं, वो सिर्फ गिर जाती है नीचे, है ना, बिकॉज सेम फोर्स लग रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इफेक्ट सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि लोगों को लगता है अगर हर फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो कोई चीजें मूव ही नहीं करेगी। अगर हम ये डब्बा है, इसको धक्का मारेंगे और सेम धक्का आगे से आने वाला है, ठीक है, तो ये डब्बा तो इधर ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, जो फोर्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, इसीलिए हर एक का इंपैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग आता है, ठीक है, तो वो कैंसिल नहीं करेगा। मैंने बंदूक वाला एग्जाम्पल बताया ना, बंदूक गोली पे भी फोर्स लगाती है और बंदूक वो पीछे जो उसको पकड़ के खड़ा है उस पर भी फोर्स लगाती है। While hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. जरा दिमाग लगाओ क्यों डिक्रीज होता है। आप एकदम ऊपर से बैट लेकर आते हो, बॉल को लगता है और बॉल बहुत दूर चला जाता है। बैट जितनी स्पीड से आ रहा था उससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज बॉल भले बैट को हिट करके दूर गया, लेकिन बॉल ने भी बैट पे थोड़ा फोर्स लगाया था। A gun recoils, that is moves backwards when a bullet is fired. Recoil मतलब जब वो गन मारते हैं और गन थोड़ी पीछे आती है ना, मैंने कैनन वाला भी एग्जांपल दिखाया था, तो जो पीछे आना है ना उसको बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है। तो हर एक गन की एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, एक रिकॉइल इफेक्ट होता है। इसीलिए जब कोई नई बंदूक आती है तो आर्मी को या पुलिस को वापस से ट्रेन किया जाता है कि वो गन को कैसे हैंडल करना है। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ अ रॉकेट, आपने रॉकेट में देखा होगा, रॉकेट ऐसा होता है और यहाँ पे उसमें इंजन थ्रस्टर्स लगे होते हैं और उसमें से गैसेस निकलती है और ये रॉकेट ऊपर चला जाता है। क्यों ऊपर जाता है? बिकॉज ये गैस जो निकलती है वो रॉकेट पे फोर्स लगाती है उल्टे साइड का, और वो फोर्स से वो रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो ये थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल है। गैस नीचे निकला लेकिन उसने रॉकेट पे भी फोर्स लगाया ऊपर। हाउ विल यू एक्सप्लेन दीज विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल थर्ड लॉ से बता दिया कि हर एक बॉडी फोर्स लगाएगी तो उस पर भी फोर्स लगेगा। अब आते हैं पेज 15 पर, उसमें दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको मोमेंटम बता दिया क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा होता है तो उसका मास तो होता ही है प्लस उसकी वेलोसिटी होती है। मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है मोमेंटम। मोमेंटम हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। अब यहाँ पे लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से यहां पे आके टकराएंगे, तो जो भी इनका मोमेंटम होगा, इसका प्लस इसका, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, लेट्स से इसका मोमेंटम 4 है और इसका मोमेंटम 5 है। जब ये टकराएंगे ना एक दूसरे से, तब जरूर नहीं है कि इसका 4 रहे या इसका 5 रहे, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है, टोटल कितना है देखो, 4 + 5 9। टकराने के बाद भी वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो भी उनका टोटल मोमेंटम 9 ही रहेगा। हो सकता है दोनों एक दूसरे से टकराए, फिर ये ऐसे गए, इसका मोमेंटम हो गया 3 तो इसका मोमेंटम 6 होगा, क्योंकि 3 + 6 9 होता है। या फिर ये ऐसे टकरा के ऐसे गए, इसका मोमेंटम अगर 2 है तो इसका 8 होगा। तो कंजर्व करना मतलब क्या कि मोमेंटम कहीं पे गुम नहीं जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट के पास पहले 4 था वापस उसके पास 4 ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट के पास पहले 5 था उसका 5 ही रहेगा। टोटल जो उनका है वो सेम रहेगा। ये बोलता है ये लॉ। समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको, देख लो। यहाँ पे रेड बॉल एक वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करता है येलो बॉल को, येलो बॉल ग्रीन बॉल को देता है मोमेंटम, ग्रीन बॉल ब्लू को देता है और ब्लू वाला डार्क ब्लू को देता है। ऐसे नहीं है कि वो बीच में जो बॉल्स है वो ऑलरेडी मूव कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रेड बॉल में कुछ मोमेंटम था, वो जोर से आया, उसने वो येलो बॉल को दिया, येलो बॉल ने ग्रीन बॉल को दिया, ग्रीन बॉल ने लाइट ब्लू को दिया, लाइट ब्लू ने डार्क ब्लू को दिया, फिर डार्क ब्लू ने उल्टा वापस इसको दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है टोटल मोमेंटम जो है जो वो कंजर्व्ड है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोमेंटम घूम जा रहा है, ऊपर से बॉल आया और नीचे के बॉल को कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ऊपर का बॉल जब आ रहा है तो उसका मोमेंटम बाजू वाले बॉल में ट्रांसफर हो रहा है, फिर वो बाजू वाले में, फिर वो बाजू वाले में। तो टोटल मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कंजर्व्ड है, वो सेव हो रहा है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा स्टार्टिंग में और एंड में।
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका एक इक्वेशन बनता है ये वाला। ये सब देखकर पढ़कर ऐसा लगता है भाई क्या पूछ लिया है, तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ एक अलग पेज पे बना के। जो इन्होंने लिख कर दिया है उसका हम लोग फिगर बना देंगे। जैसे यहाँ पे बोला है सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, ऑब्जेक्ट बी हैज मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2। हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और वो u1 की स्पीड पे से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है, वो भी u2 पे जा रहा है। दोनों मस्त शांति से जा रहे हैं। ये आके स्पीड में आ रहा है शायद इससे, तो इससे आके टकरा जाता है। तो यहाँ पे टक्कर हुई इनकी। अब ये टक्कर होने के बाद क्या होगा, टक्कर होने के बाद चांस है कि m1 इस तरफ चला जाए, m2 इस तरफ चला जाए, या फिर चांस है दोनों इस तरफ जाएंगे और m2 और थोड़ी तेजी से जाएगा, m1 उसके ही पीछे थोड़ी और कम तेजी से जाएगा। तो मैं ऐसे ले रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि m1 भी उसी डायरेक्शन में आगे जाता है और m2 भी उसी डायरेक्शन में आगे जाता है। ऐसा सोच लो कि ये थोड़ा आगे ऐसे हो जाता है, दोनों जन वही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज एक बार टक्कर हुई तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगी ना। तो उनकी वेलोसिटी लेट्स से v1 हो गई, बिकॉज m1 है तो उसको नाम v1 दे दिया, और m2 है तो उसका v2 है। ठीक है, फाइनल हो गया ना, v1 वेलोसिटी फाइनल और v2 फाइनल वेलोसिटी हुई। क्या हुआ यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट थे, एक का मास था m1, एक का मास था m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब ये सब शुरू हुआ तब u1 थी और m2 की u2 थी। दोनों जन यहाँ पे टकराए, ये इससे जाके टकराया, जैसे ही टकराया तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और इसकी भी चेंज होगी। इसकी चेंज होकर हो गई फाइनल वेलोसिटी, इसलिए v नाम यूज कर रहा हूं। ये 1 है इसलिए इसकी हो गई v1, ये 2 है इसलिए हो गई v2। ठीक है, तो ये जो टक्कर हुई ना, ये टक्कर को हम और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। जब टक्कर हुई तो न्यूटन बोलेगा भाई मुझे भूल गए क्या। हम लोगों को पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो ये इस पे अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इसलिए देखो F1 अगर ये डायरेक्शन में है तो F2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फोर्स लगेगा ना। ये छोटा बॉल बड़े वाले पे ऐसा फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला बॉल इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। बट न्यूटन बोलेगा अरे ये फोर्स जो एक दूसरे पे ये लगा रहे हैं इस पे तो मेरा लॉ लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन बोलेगा इसका मतलब F2 शुड बी इक्वल टू F1। फिर आपको याद आएगा अरे योगेश सर तो बोले थे कि फोर्स तो वेक्टर होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बताया था ना मैंने। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स इक्वल है ना उसमें, तो फोर्स भी एक वेक्टर होगा। इसका मतलब ये एरो जो है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे इनको साइन देना पड़ेगा ना। अगर मैं इसको लेता हूं प्लस तो इसको लेना पड़ेगा माइनस, इसको लेता हूं प्लस तो इसको लेना पड़ेगा माइनस। अभी टेक्स्ट बुक में क्या किया, इसको माइनस लिया तो मैं इसको माइनस ले रहा हूं। जो भी साइन F2 का है उसका ऑपोजिट होगा F1, इसलिए ये माइनस साइन आया। बिकॉज देखो ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे, F2 और F1 के बीच में रिश्ता मिल गया थैंक्स टू न्यूटन अंकल। F2 का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन करूं, F2 मतलब ये वाली बॉडी लगा रही है ना, तो m2 आएगा उसमें, तो एक्सेलरेशन भी 2 आएगा, ये माइनस ऐसे ही। F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब m1 a1, ठीक है, ये माइनस ऐसे ही फोर्स की जगह पे उसका फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे 1 था इसलिए दोनों जगह 1 आया, यहाँ पे 2 था इसलिए दोनों जगह 2 आया। अभी m1 m2 तो क्वेश्चन में दिया था, a1 a2 हमने निकाला नहीं था। मुझे बताओ अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, बाद में जब टकराए तो फाइनल वेलोसिटी v1 हुई, फाइनल वेलोसिटी v2 हुई, और ये कुछ टाइम t के लिए हो रहा होगा, कितना 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम होगा, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, एक टाइम t है। तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्या था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। तो जब a1 निकालोगे इसका एक्सेलरेशन तो सब जगह v1 u1 t1 ऐसे आ जाएगा, पर t तो एक ही है, दोनों एक ही टाइम के लिए टकरा रहे हैं इसलिए t1 मत लिखो। सिमिलरली जब इसका लिखोगे तो v माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला, तो v2 u2 और t, करेक्ट। देखो इस सेकेंड बॉडी के लिए बता रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन तो सब जगह 2 तो आएगा ही ना, उसका वेरिएबल जाएगा सब। तो हमको एक्सेलरेशन की दोनों की वैल्यूज मिल गई, तो हम लोग यहाँ पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये m2 ऐसे ही रखेंगे, a2 के जगह पे आएगा v2 माइनस u2 अपॉन टी इक्वल टू माइनस आएगा m1 ऐसे का ऐसा आएगा,
ये दोनों ऐसे लिखा और a1 की जगह मैं लिखूंगा v1 माइनस u1 अपॉन t। ओके, आपको दिख रहा है दोनों जगह डिनोमिनेटर में t है, तो t तो ऐसे ही कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बाकी मल्टीप्लाई करके देखो, m2 इंटू वी2 आपको देगा m2 v2 माइनस फिर m2 इंटू u2 देगा m2 u2। यहां पे क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, m1 इंटू वी1 होगा m1 v1 एंड ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, m1 इंटू u1 होगा m1 u1। ओके, आया समझ में इतना सा? अब ये v1 v2 जो फाइनल वेलोसिटी वाला पार्ट है वो एक तरफ रखते हैं, तो v2 ऑलरेडी यहाँ पे, ये m1 v1 को इधर लेके आते हैं, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया m1 v1 और उसके साथ ये वाला m2 v2 ऐसे ही लिख दिया। इसके आगे साइन नहीं है मतलब प्लस है, समझ रहा है ना? यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर आके प्लस बनता है, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है ना सामने, फर्क नहीं पड़ता लिखेंगे नहीं लिखे। इक्वल टू, इसको इधर ही रखो m1 u1 और ये वाला जो पार्ट है ना u2 वाला उसको उधर लेके जाओ, तो इधर माइनस है उधर जाके बन जाएगा प्लस। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या है? m1 v1 मतलब मास 1 का मोमेंटम, m2 v2 मतलब मास 2 का मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो टकराने के बाद जो स्थिति हुई है वो ये है, और m1 u1 और m2 u2 क्या है? कोलिजन, जो लोग टकराए थे, कोलिजन हुआ था, उसके पहले का मोमेंटम है, पर ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो कोलिजन हुआ उसके पहले जो मोमेंटम था टोटल, देखो ये टोटल है ना, प्लस मतलब पहली बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी का मोमेंटम, कोलिजन होने के बाद भी पहली बॉडी का मोमेंटम सेकेंड बॉडी का मोमेंटम इक्वल होगा, टोटल इक्वल होगा। एक एक इंडिविजुअल इक्वल होना जरूरी नहीं है, पहले वाला टोटल एंड सेकेंड वाला टोटल इक्वल होगा, ये उसका फॉर्मूला है। बच्चों कंफ्यूज मत हो, m मतलब मास, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। पहली बॉडी के लिए m1 u1, दूसरी बॉडी के लिए m2 u2। टकरा गए उसके बाद भी दो बॉडी है, पहली बॉडी का मोमेंटम होगा m1 v1, दूसरी बॉडी का m2 v2, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम मिलेगा। टोटल मोमेंटम टकराने के पहले इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम टकराने के बाद। टकराना मतलब कोलिजन, एक्सीडेंट होना, वैसा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन। आया समझ में? एक बार फिगर में देख लो, ये m1 वाले का मोमेंटम क्या है? m1 u1 और इसका मोमेंटम क्या है? m2 u2। ये कोलिजन के पहले की स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। फिर कोलिजन हुआ, ये लोग दोनों एक दूसरे से टकरा गए, फिर क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या आ गई? इसकी वेलोसिटी हो गई v1, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1। इसकी वेलोसिटी हो गई v2, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 v2। तो उसके बाद क्या हुआ? टोटल मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है कि ये जो टोटल है इसका इज इक्वल टू जो कोलिजन होने के पहले, टकराने के पहले जो हुआ था उसका, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू ये दोनों का टोटल। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको चाहिए ना तो ये फिगर बना लो, बहुत ही इजीली समझ जाएगा, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन मतलब सेव करना, सेव होना। सेव क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि कुछ भी जा नहीं रहा बाहर, जो पहले था वापस वही आ रहा है। ठीक है, चलो अब टेक्स्ट बुक में देखते हैं। टेक्स्ट बुक में यही चीज पूरी लिख लिख कर दी हुई है, मैंने एकदम डिटेल में आपको यहां तक डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये एकदम ध्यान से कर लेना, 3-4 बार लिखना तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये a2 का वैल्यू यहाँ पे है और ये a1 का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, इधर माइनस का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन खाली यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने आपको समझाया ना क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव होता है। कैंगरू वाला क्वेश्चन याद है ना, कैंगरू में भी नेगेटिव साइन आया था क्योंकि ऑपोजिट था, यहाँ पे भी ऑपोजिट फोर्सेस है इसलिए एक का साइन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, फाइनल टकराने के बाद, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई और इनके साथ मस्ती नहीं कर रहा, ये जो यहाँ पे दो बॉल्स हैं इनके साथ कोई और आके इधर धक्का नहीं मार रहा, कोई और तीसरा बॉल नहीं आ गया, ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई और मस्ती नहीं कर रहा, ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। वर्ड याद रखना है टोटल। अकेले अकेले का मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन दोनों का मिला के सेम रहेगा। ठीक है,
When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. ये टकराने वाली बात है जो इन्होंने फिर से एक्सप्लेन करी है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे उन्होंने गन का एग्जाम्पल दिया है कि अगर गन में से बुलेट फायर होती है तब भी मोमेंटम का केस आता है, क्योंकि क्या होता है, गन में से बुलेट निकलती है बहुत जोरों से और उसका मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और वही मोमेंटम जो उसको बंदूक को पकड़ के खड़ा है उसके ऊपर बंदूक पे भी आता है, बट बंदूक का वजन उसके गोली से वजन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके ऊपर इतना धक्का नहीं लगता, धक्का लगता है लेकिन थोड़ा सा धक्का लगता है। और जो बंदूक पे धक्का लगता है उसको क्या बोलते हैं, द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉइल। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इट इज कॉल्ड एज रिकॉइल। ठीक है, ये अगर समझना है तो मैं बताऊं क्या कैसे आया ये, एक बार देख लो। ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले, और ये समझ जाओगे ना एक बार तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे आया है ये। तो यहाँ पे ये गन का एग्जाम्पल ले लो। ये गन में से अगर मैंने बुलेट ऐसे फायर की, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि गन का कुछ मास होगा, बुलेट का कुछ मास होगा। स्टार्ट में जब बुलेट गन के अंदर है तो गन मूव कर रही है क्या? नहीं, गन किसी के हाथ में है, चुपचाप सीधी खड़ी है, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी है? कोई वेलोसिटी नहीं, बिकॉज गन शांत से बैठी है। उसके अंदर जो बुलेट है उसकी भी कोई वेलोसिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। फिर जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट इसके अंदर से ऐसे निकलेगी, बहुत ही तेजी से जाएगी, और जब बुलेट यहां से निकली ना, जस्ट यहां से निकली, तब उसने जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने भी गन को धक्का मारा उतने ही फोर्स से। ठीक है, तो वो फोर्स गन के ऊपर भी लगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है ये। तो अगर मैंने ये बुलेट का मास ले लिया m1 और गन का मास ले लिया m2, ठीक है, ये बुलेट जब निकली यहां से इसकी वेलोसिटी ले ली v1, और ये बुलेट ने जब गन को धक्का मारा, यहां से जब निकली तब गन को धक्का मारा होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूं v2। ठीक है, मैंने क्या बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही बाद में होगी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो पहले क्या था, पहले ये जो गोली थी ये बंदूक के अंदर थी। जब गोली बंदूक के अंदर थी तो क्या था सिचुएशन, उसकी स्पीड तो जीरो थी ना, ऐसे आ जाएगा ना। यहाँ पे देख लो, ये बुलेट मैंने गन के अंदर रखी है क्योंकि स्टार्ट में तो गन के अंदर ही होगी। तब गन का मास भले m2 था, बुलेट का मास m1 था, लेकिन उन दोनों की जो वेलोसिटी थी u2 और u1, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या थी, जीरो, क्योंकि दोनों शांत से बैठे थे एक जगह पे। मास कितना है अभी फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी समझ में आया जीरो। तो इनका मोमेंटम कैसे निकालूंगा मैं? गन का मोमेंटम क्या आएगा, गन का मास इंटू गन की इनिशियल वेलोसिटी, प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या आएगा, m1 इंटू u1। अभी u2 के जगह पे जब जीरो डालूंगा तो m2 इंटू जीरो, गन का वजन अगर 10,000 किलो है तो भी समथिंग इंटू जीरो इज जीरो। यहाँ पे भी m1 इंटू इसकी बुलेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो m1 इंटू जीरो इज जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे, जीरो। ये कंडीशन थी इनिशियल। अब क्या हुआ, अब गन में से बुलेट निकल चुकी है, तो गन में से बुलेट निकली तो मोमेंटम क्या आएगा बुलेट का, m1v1, और इसका मोमेंटम क्या आएगा गन का, m2v2, क्योंकि गन भी पीछे जाएगी ना, धक्का लगेगा, मैंने आपको वीडियो बताया था, कुछ तो वेलोसिटी होगी m2v2, तो टोटल मोमेंटम होगा दोनों का मिला के m2v2 प्लस m1v1। ठीक है, ये कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। कंजर्व होता है ना, सेम होता है, तो इसका वैल्यू ये मतलब जीरो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। इसमें से अगर मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, m2v2 ऐसे रखूंगा, m1v1 को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस m1v1, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है तो इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस बनेगा। अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है या v2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं m2 को उधर भेज दूंगा, तो v2 रहेगा इधर, m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके होगा डिवाइड, तो मुझे मिलेगा माइनस m1 अपॉन m2 v1। ये v1 तो ऐसे ही है, सिर्फ ये m2 यहाँ पे नीचे भेज दिया, खत्म। ये आया v2 का वेलोसिटी। ये माइनस देख के कुछ बता सकते हो क्यों माइनस आ रहा है? अगर v1 ऐसे है v1, तो v2 माइनस क्यों आ रहा है? कमेंट में मुझे जाके बताओ। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब कुछ गंदा कर लिया या कुछ खतरनाक है? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। v1 ये डायरेक्शन में ना, बुलेट इधर जा रही है बट गन उल्टी डायरेक्शन में जाती है, इसलिए v2 की वैल्यू माइनस आ रही है। बुलेट इधर जाएगी, गन पीछे जाती है ना धक्के से, तो ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। यही यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। ओके, अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसको कॉपी कर सकते हो,
ये वाला और ये वाला वैल्यू इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 डाल दिया। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वहां पे ये बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी गन के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट। ये क्या होता है, जब गन से बुलेट फायर होती है तो क्या होता है, बुलेट पे एक फोर्स लगता है, गन पे भी लगता है, लेकिन बुलेट बहुत छोटा होता है, छोटा मास होता है उसका, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है तो बहुत ही तेजी से जाता है। सेम फोर्स गन के ऊपर भी लगता है, लेकिन गन के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम आता है। क्यों? बिकॉज गन का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इमेजिन कर लो, आपने एक साइकिल को धक्का मारा, साइकिल आगे जाएगा, आपने उतना ही धक्का एक ट्रक को मारा, सेम फोर्स, तो ट्रक आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिकॉज आप सेम फोर्स लगा रहे हो। साइकिल आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज साइकिल का मास कम है, तो उसके ऊपर वो फोर्स का इफेक्ट आता है। यहाँ पे ट्रक का मास इतना ज्यादा है कि आपके धक्के से ट्रक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, सेम धक्का लगाया। तो मास पे डिपेंड करता है कि उस पर इफेक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे वही फोर्स जो है बुलेट पे भी लगा और गन पे भी लगा, लेकिन गन पे उसका इंपैक्ट थोड़ा कम होगा बिकॉज गन का वजन ज्यादा होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। ऑब्वियसली इसलिए गन पीछे जाती है, वो लड़की गिर गई थी ना गोली मार के। दस द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट का एग्जाम्पल भी दिया था ना, रॉकेट नीचे गैसेस छोड़ता है, वही गैस उसको धक्का मारते हैं और रॉकेट ऊपर चला जाता है। चलो अब देखते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इसमें 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं एंड इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, तो अपना सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 1 मैं अलग से कराता हूं आपको। तो एग्जाम्पल 1 में दिया है द मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। ये रिकॉइल वर्ड से डर नहीं लगना चाहिए। अभी रिकॉइल का मतलब क्या होता है, अगर ये कैनन है, इसमें से जब कैनन बॉल छूटेगा आगे जाएगा, तो ये कैनन बेचारा जो है थोड़ा धक्का लेगा पीछे। जो स्पीड से वो धक्का लेगा ना उसको बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन? क्या टाइम पास क्वेश्चन पूछा, ये चेक करा है कि आपको मोमेंटम का फॉर्मूला आता है कि नहीं। तो मास ऑफ द कैनन दिया है 500 kg, रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी दिया है 0.25 मीटर्स पर सेकेंड, आपको पूछा है मोमेंटम। ये रिकॉइल स्पीड के इधर है ना, ऐसे इसको लिख दो, ये m1 है और ये है v1, या m1 v1 नहीं लिखना है तो इसको ऐसा लिख दो, मास ऑफ द कैनन m इज इक्वल टू 500 kg, रिकॉइल स्पीड v इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इस केस में मास कितना है 500 इंटू वेलोसिटी कितना है 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5 इंटू 25 विच विल गिव यू 125। मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो क्या है, मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा मोमेंटम का यूनिट। समझा ना, इसका यूनिट ये दोनों से मिला आपको, मास का है केजी, इसका है मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड आ गया यूनिट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये है इसका आंसर। बस इसने सिर्फ चेक किया कि आपको मोमेंटम का फॉर्मूला आता है कि नहीं। आप डिवाइड भी करते तो मिस्टेक हो जाता ना, आप ऐसे लिखते मास डिवाइड बाय वेलोसिटी तो रॉन्ग हो जाता। वो चेक करा था कि आपको पता है कि नहीं मास इंटू वेलोसिटी होता है। हमने 10 बार किया है, सर ने 50 बार सिखाया, अब तो हम भूलेंगे नहीं ना। चलो तो ये हो गया अपना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अभी एग्जाम्पल 2 में दिया है 2 balls have masses of 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। अब ये 50 ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, मैं अलग से बताऊंगा आपको, केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम्स, और इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये केजी में मिल जाएगा। ठीक है, 2 बॉल है, दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा है, देखो 2 बॉल है, m1 m2 लिखा है, बाद में मास आपको बता दूंगा। एक 50 ग्राम का बॉल है, एक 100 ग्राम का बॉल है। ये ट्रैवल कर रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से और ये ट्रैवल कर रहा है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड से। दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन, टक्कर होने के बाद, द फर्स्ट बॉल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5। वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले इसकी 3 थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 2.5। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल, दूसरे वाले की दी नहीं है, बोला निकाल। तो टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले u1 थी वो बन गई v1 और u2 बन गई v2। आपको m1 m2 दिया हुआ है, आपको u1 u2 दिया हुआ है, देखो 3 और 1.5, आपको v1 भी दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है v2। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हो।
कैसे आएगा देखो, यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ इनकी। तो यहाँ पे मैंने सब वैल्यू लिख दी। पहले 0.05 kg का एक बॉल, फिर 0.1 kg का एक बॉल। इसका कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा बाहर, लेकिन ये ग्राम में दिया था, हमने उसको केजी में लिखा है। लिखना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम में हम जब भी यूनिट लिखते हैं केजी में लिखते हैं। फिर पहले वाले की स्पीड क्या थी 3 मीटर्स पर सेकेंड और दूसरे वाले की 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। फिर कोलिजन हुआ, ये दोनों एक दूसरे से टकराए, झगड़े, तो पहले वाले की स्पीड हो गई 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। देखो फर्स्ट बॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल, इसका पूछा। अब मुझे बताओ इसका मास ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, m1u1। मास है 0.05 और वेलोसिटी है 3, तो इसका मोमेंटम आएगा 0.05 इंटू 3। सिमिलरली इसका मोमेंटम होगा 0.1 इंटू 1.5। ये दोनों का मिला के मोमेंटम क्या होगा ये। अब दोनों टकराए उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका मोमेंटम क्या है, इसकी वेलोसिटी 2.5 थी, मास तो सेम रहेगा ना, चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी और मास पता है, तो मोमेंटम क्या आएगा 0.05 इंटू 2.5। इसका मास 0.1 है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो उसको v2 रहने देते हैं, तो 0.1 इंटू v2 उसका मोमेंटम आएगा। दोनों का मिला के कितना आएगा, दोनों का मिला के आएगा दिस प्लस दिस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो पहले मोमेंटम था वो सेम मोमेंटम बाद में रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको बोलना है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इट इज इक्वल टू दिस पार्ट। खत्म, बस ये इक्वेशन सॉल्व किया तो एक ही अननोन है v2, एक ही अननोन है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 5 15, तो आ जाएगा 0.15 प्लस यहाँ पे आएगा 0.15 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 25 5 125 और 1 2 3 डेसिमल, तो आ जाएगा 0.125 प्लस 0.1 इंटू v2। ओके, फिर ये दोनों को ऐड करूंगा, 15 प्लस 15 आता है 30, लेकिन 2 डेसिमल है, तो मुझे मिलेगा 0.30 इक्वल टू, यहाँ पे 0.125 है, इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, बिकॉज मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना, उसको अकेला करना है, तो मैं इक्वल टू वो थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ और ये 0.125 को इधर लेके आता हूँ, तो आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 0.125 और यहाँ बचेगा सिर्फ 0.1 इंटू v2। अब 0.3 में से 0.125 निकालना है, मतलब 300 में से 125 निकाला तो आपको मिलेगा 75 प्लस 100 मतलब 175, तो आ जाएगा 0.175। कैलकुलेशन आप पीछे आराम से कीजिए, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, आप आराम से सॉल्व कीजिए उसको। ये आ जाएगा 0.1 इंटू v2। अब मुझे v2 का वैल्यू चाहिए, तो ये 0.1 को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.175 अपॉन 0.1। अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर आ जाएगा 1.75 और नीचे आ जाएगा 1 ना, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा इक्वल टू v2। 1.75 और 1 क्या होता है 1.75, ठीक है, पर v2 तो वेलोसिटी है, तो आएगा 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, चलो कैलकुलेशन आपको आए इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 15, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट से, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है दोनों को मिला के, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, तो 15 में काउंट करके डेसिमल ऐसा लिखो कि उसके बाद 2 डिजिट आए। यहाँ पे 1 इंटू 15 भी 15 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 1 और यहाँ पे भी 1, तो टोटल 2, तो यहाँ पे भी 2 आने चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने लिखा यहाँ पे 15, लेकिन डेसिमल के बाद 2 होना चाहिए, तो डेसिमल शिफ्ट करो 1 2, तो डेसिमल इधर आएगा। वैसे ही यहाँ पे 25 5 125 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 और 1 3 है टोटल, तो डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट होना चाहिए। नहीं आता है तो चुपचाप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 0.05 2.5 5 5 25, ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करके आएगा ही आपको, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन भी इजी है, 0.30 माइनस 0.125 करना है, तो इधर एक्स्ट्रा 0 डालेंगे, फर्क नहीं पड़ता। 2 बना 10 बना 9, 10 बना 10 माइनस 5, 9 माइनस 2 बना 7, 2 माइनस 1 1 0, तो 0.175। ओके, यहाँ पे क्या किया, दोनों जगह ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट होता है, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ तो बन गया 1, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हुआ तो बना 1.75, तो v2 की वैल्यू आ गई 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, लेकिन इसमें ना ये मैंने कैलकुलेशन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको जो गिवन डेटा है ना कि m1 क्या है m2 क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्लस मास कैसा है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देखो एक बार। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे पूरा सोल्यूशन लिखना है, फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है,
लेकिन फिगर बनाएंगे ना तो पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि गिवन डेटा क्या है। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉल जिसको आपने m1 लिया है वो 50 ग्राम्स है, और 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 50 ग्राम्स है ना, उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करने का, 0 0 कट, 5/100 क्या होता है? 0.05। ठीक है, वैसे ही मास ऑफ द सेकेंड बॉल जो आपने m2 लिया है 100 ग्राम, उसको भी कन्वर्ट कर दो, 100/1000 केजी में आ गया, 0 0 कट, 1/10 मतलब 0.1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल u1 है एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल u2 है, दोनों आपने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी दोनों का लिख दिया एंड फिर ये फिगर बनाया तो एकदम क्लियर हो गया। अब ये जब हम इक्वल लेते हैं ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो मैंने बोला था ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो लिखने का और बोलने का दिस शुड बी इक्वल टू दिस, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो है वो फिर यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व कर दिया और v2 की वैल्यू आ गई 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर मैंने लिखा द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल इज 1.75 मीटर्स पर सेकेंड। वही पूछा था ना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर कोलिजन। ऐसे सोल्यूशन लिखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको भी समझ में आएगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, एक लाइन ऐसी नहीं है जहां पे आपको समझा नहीं होगा कैसे किया। डन। तो अपना ये वाला भी हो गया एंड ये सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको फिगर के साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऐसे मत सोचो अरे सर यहाँ पे तो इतना छोटा सोल्यूशन है, इससे अच्छा तो ये याद कर लेंगे। अरे याद करके थोड़ी ना होने वाला है, समझना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसका पूरा आपको डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, डिफिकल्टी सेम है दोनों का, बट इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, हर एक स्टेप बताया हुआ है। तो आज हमने क्या क्या किया? पहले मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिखाया, एवरी एक्शन फोर्स एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। इसके मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दिए आपको। वो लड़की बंदूक से गोली चला रही है और नीचे गिर जाती है, फिर एक कैनन बॉल फायर होता है, उससे कैनन का जो व्हील वाला कार्ट होता है वो पीछे आ जाता है। ये सारे हमने कंसिडर किए। रॉकेट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रॉकेट कैसे उड़ता है, करेक्ट। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा कि एंड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये एकदम ही डिटेल में हमने एग्जाम्पल लेके कंसिडर किया। फिर मैंने आपको गन और बुलेट वाला भी बताया कि गन और बुलेट के केस में क्या होता है, ये पूरा जो पैराग्राफ दिया है वो। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि गन से बुलेट निकलती है, उसका इफेक्ट बुलेट पे अलग होता है, गन पे अलग होता है, क्योंकि गन का मास थोड़ा ज़्यादा है। फिर हमने 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत ही डिटेल में किए एंड ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अच्छे से करो ये पूरा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, आगे जाके भी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइजेस का लेक्चर देखने के पहले आपको आज का लेक्चर और इसके पहले के 3 लेक्चर अच्छे से देखने। वो देख लिया, ये चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। एक्सरसाइजेस में मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया है, लेकिन बाकी सब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी लॉज ऑफ मोशन समझने में आसानी हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में हर एक क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला आपको। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।